माइक सेट हाँ कर दो। हाँ, इसको एक मिडल पोजीशन पे रख दीजिए। हाँ Okay for you? हाँ ठीक है। Guys, make some noise for Keshav Jha! आपने हमारा चैनल देखा कि नहीं? मैंने शायद देखा, एक दो वीडियो देखा। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन की सच में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूँगी और आप गेस कर पाओगे कि आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। ऑलरेडी हमारे टीम में बहुत फ़ैन फॉलोइंग मोमेंट्स बन चुके हैं। इस पॉडकास्ट के बाद हम उनके साथ वीडियो कॉल भी करने वाले हैं। सो सिर्फ एक लाइन एंड आप लोग गेस करिए कि गेस्ट कौन है। लेट्स मेक सम नॉइज फॉर केशव झा। धन्यवाद धन्यवाद। सो केशव, मतलब ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऑफ स्क्रीन, मैंने लेटेंट शो नहीं देखा था। मैंने ये शो आपकी वजह से देखा। कल मैंने सिर्फ आपका एपिसोड देखा। ऑफ कोर्स छोटे मोटे रील्स आते रहते हैं, हाँ, लेकिन जो आपका एपिसोड जब मैंने देखा तो ठीक है, सब लोगों ने वो एपिसोड देखा कि बहुत ज़्यादा हाइप हो गया, एक दिन में ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल गई। बट मैंने जब वो एपिसोड देखा, पहला क्वेश्चन मुझे आपसे यही पूछना है कि आप जैसे इंसान ने लेटेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया? देखिए सबसे पहले ना मुझे जब लेटेंट के बारे में आया था, जो ऐसा एक शो है, समय रैना का शो है, तो मुझे भी इतना पता नहीं था। मैं भी ये फील्ड में था नहीं, मतलब पोइट्री एंड ये सब इसमें फील्ड में था नहीं। मैं सिंगिंग से मैंने करियर स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा पता चला ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अब वो शो का कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, जो आपका टैलेंट कुछ है, आप लोगों को कुछ अलग दिखा सकते हो, तो आपको करना ही चाहिए। तो वही मैंने सोचा और मैंने जो तैयार किया था वो मैं वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो बस बाकी सब Make some noise for Keshav Jha! बढ़िया ही हुआ, बढ़िया हो रहा है। पर आपको डर नहीं लगा था एकदम से आपके ऊपर इतना सारा फुटेज जैसे ही आपने परफॉर्म किया? एक्सपेक्टेड था? अभी पिछले साल ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो 3 साल मैंने कॉलेज का पूरा कंपटीशन ही किया। अलग अलग कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेजिएट हो गया, स्टेट लेवल, तो ये सब मैंने बहुत किया। तो एक डर तो ख़त्म हो गया। हाँ, एक कैमरे का डर था, जो बड़े बड़े कैमरे सामने आ गया तो उसका एक डर था जो, लेकिन वही था जो अपने ऊपर विश्वास था। थोड़ा डर तो सबको लगता है, और स्टेज पे जाने से पहले अगर कोई कलाकार में डर है तो वो कलाकार सच्चा कलाकार है। तो ये डर होना भी चाहिए, बाकी तो बढ़िया ही हुआ। और शो के बाद तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए होंगे। क्या हाँ, रिएक्शन था लोगों का? लोगों से पहले मतलब घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, और ऐसा लगा ना जो यार कुछ तो मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ, एक रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, एक अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ। तो उन्हें भी अच्छा लगा, दोस्तों का भी रिएक्शन बहुत अच्छा आया। जहाँ पे भी मैं जाने लगा लोग पहचानने लगे, बहुत लोग फोटोज़ खिंचाने लगे, तो ये सब देख के अच्छा लगा। पर कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला? हाँ, मतलब देखिए वो होता है ना, मतलब जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो उसे थोड़ा दबाया भी जाता है। सब सब इंसान को हेट मिलता है, सबको, हाँ वो तो होता ही है। तो आपकी लैंग्वेज जो आपने वहाँ पे बोली थी, हाँ, वो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज है या फिर आपने वो बनाई थी? मतलब नहीं, उतनी प्योर हिंदी आप यूज़ करते हो नॉर्मली भी? नॉर्मली मतलब कुछ कुछ शब्द यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी नॉर्मल बात करने में सभी लोगों से ऐसा बात करने में वैसा हिंदी हो नहीं पाता है, क्योंकि हम बचपन से मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई का एक टोन आ ही जाता है। आप कितना भी ना चाहो लेकिन वो टोन आ ही जाता है। लेकिन पोइट्री में वो मुझे अंदाज पसंद आता है, तो मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा। हाँ, एंड पोइट्री आप कब से कर रहे हो? पोइट्री मैं लगभग 2 ढाई साल से कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने पोइट्री से स्टार्ट नहीं किया था, म्यूज़िक से मैंने स्टार्ट किया था। अचानक एक समय आया कंपटीशन, मैंने जैसा बताया, तो एक कंपटीशन था कॉलेज में, कंपटीशन था, 3-4 लोग पार्टिसिपेट थे पोइट्री में। तो मुझे लगा यार यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया।
कुछ टाइम मिलता है कंपटीशन के पहले, तो आधा घंटा मुझे टाइम मिला। आधे घंटे में मैंने एक पोएट्री बना दिया और मैंने देख के परफॉर्म किया और मुझे सेकंड प्राइज़ आ गया। वहाँ से मेरा मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ने के बाद मुझे लगा जो मैं और लिख सकता हूँ। फिर लिखते-लिखते कॉम्पिटिशन्स करते गया। तो जैसे लोग जब पोएट्री जब लिखते हैं ना, शायरी हो गई, कविता हो गई, जब उनका दिल टूटता है तब लिखते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ था? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत लोग प्यार में भी लिखते हैं। मुझे लगता है ना, पोएट्री लिखने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अभी कोई व्यक्ति है जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई समाज से परेशान है, किसी को बहुत दुख है, कोई प्यार में टूटा हुआ है, कोई प्यार में पड़ा हुआ है, कोई सरकार से परेशान है, कोई बाजार से परेशान है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें पोएट्री लिखते हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर समय में लोग प्यार या फिर दिल टूटने पे ही लिखते हैं। तो ऐसा है, लेकिन मेरा दिल टूटा नहीं है और ना टूटे। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ओपनली बताओगे नहीं चैनल पे? गर्लफ्रेंड काफी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। नहीं। ठीक है, पहली कविता आपने कौन सी लिखी थी? पहली कविता मैंने अपनी, अगर रील सब में सुना होगा तो उसकी कुछ लाइनें, पवन की पुकार आंखों का निखार, ऐसा कुछ लाइन है उसका जो वायरल हुआ था। तो वही उसका स्टार्टिंग है, आंखों में जो अंधियारी थी ने उजालों तक प्लीज तुमने। थोड़ा बता दो, लाइव सुनने मिलेगा हमें। तो 2-4 लाइन में बोलता हूँ कि आंखों में जो अंधियारी थी इन्हें उजालों तक तुमने लाया, पलकों की पगडंडियों पर स्वप्न का सेज तुमने सजाया, अकस्मात तुम मेरी आंखों की आंगन से यूं ओझल हो गई कि तुमसे मिलने की चाह ने न जाने मुझे कितनी रातों तक जगाया। किसी रोज तुमसे भेंट होगी ये मंशा लिए बैठा हूँ, कहना तो बहुत कुछ है पर न जाने क्यों नहीं कहता हूँ। पवन की पुकार, आंखों का निखार, बागों का बहार हो तुम, तपते तन के तपोवन में तरुण हो, बंजर वन के लिए उल्लास भरा वरुण हो, यूं व्यक्तित्व तुम्हारा मनमोहन प्रिय, यदि तुम बनी कोतवाल तो हम भी स्वतः रूप से आत्मसमर्पण हो। तो ये कविता मैंने लिखा था फर्स्ट। ब्यूटी, ये आपकी पहली ये कविता मेरी थी? पहली कविता थी। पर आपके घर में कोई है इस बैकग्राउंड से? कहाँ से सीखा? मतलब क्या है, अभी हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो घर में बचपन से वैसा ही माहौल है, हिंदी को लेके, संस्कृत को लेके, अपना जो रिचुअल्स है, धर्म है, वो सबको लेके एक था, मतलब एक पावर था, एक सब सीख पहले से ही थी। और हिंदी और अच्छे से आने का कारण शायद ये भी है कि मैंने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है, गवर्नमेंट हिंदी स्कूल जो होता है उससे किया है मैंने। तो 10 साल बस हिंदी 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 पढ़ा है, बस इंग्लिश इंग्लिश में होता है हिंदी मीडियम में, बाकी सब हिंदी में होता है। तो हिंदी इतना पढ़ पढ़ के ना हिंदी पूरा दिमाग में घुस गया। फिर 11th-12th में भी हिंदी सब्जेक्ट लिया मैंने, अच्छा। तो बहुत हिंदी पढ़ा, तो एक इंटरेस्ट बन गया अपने आप हिंदी में। वैसे भी यूपी और एमपी वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। हाँ, यूपी एमपी बिहार ये सब हिंदी अच्छा ही हिंदी है। अच्छी होती है। इतने टाइम बाद मैं इस पॉडकास्ट के लिए स्पेशली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली कोई आएगा जिससे मैं प्योर हिंदी में, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, हाँ, तो मैं भी हिंदी में बात करती हूँ। यहाँ सही बात है। महाराष्ट्र में लोगों के लिए वो प्योर हिंदी समझना इतना हाँ, टफ होता है, इतना tough। डिफिकल्ट होता है। आज 10-15 साल मुझे महाराष्ट्र में हो गए, यहाँ पे रहने के बाद में मैं खुद भूल गई हूँ अपनी हिंदी, क्योंकि लोग टोक देते हैं, इतना क्रिटिसाइज कर देते हैं कि मेरे ऑफिस में मुझे लोग ट्रोल कर देते थे इस चीज़ के लिए। सही बात है। ये इतनी प्योर हिंदी कैसे बोलती? नहीं तो मैं प्रॉपर वर्णन वाली हिंदी, अभी तो देखो मैं शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ हिंदी के। अगर मुझे अभी कोई बोल देना प्रॉपर हिंदी में बात कर, मेरे से नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ इंग्लिश के शब्द आ ही जाएंगे हो जाता उसमें। है, सही बात है। पर आपका भी वैसा ही है ना कि मतलब नॉर्मल, आप नॉर्मल बात करते हो, जब आपका पोइट्री वाला जब हाँ, आता है तभी वो ज्यादा अंदाज निकल के आता है। है। सो लेटेंट शो के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो देखो हाईलाइट है आपके करियर का। हाँ, सही बात इससे है। आपको एकदम से नई पहचान मिली है, एंड आई एम श्योर आप बहुत थैंकफुल होंगे लेटेंट को बहुत लेकर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेटेंट का मैंने बताया ना आपको, जो लेटेंट अभी सबके नजरिए से अलग अलग है। मतलब बहुत लोगों के लिए वो मस्ती का शो है, या फिर मतलब कुछ भी जाओ वहाँ पे बोल दो, कुछ भी करके आ जाओ। लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा मंच बना जिसे केशव कौन है सब लोग पहचान पाए। केशव पहले भी था, लेकिन केशव क्या करता है, केशव की पहचान क्या है, वो लेटेंट की वजह से ही मिली। तो लेटेंट को लेके मैं बहुत
बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि और लेटेंट शो जिनका है समय रैना, वो इतने अच्छे इंसान है। टीवी पे वो जैसा भी दिखाए अपने आप को हंसी मजाक, लेकिन रियल लाइफ में वो इतने सपोर्टिव है। क्योंकि यार अभी पहले तो मैं कुछ नहीं था शो के पहले, और जब उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा उसके बाद भी अभी भी वो मेरे टच में है। अच्छा। बातचीत करते हैं, कुछ भी उनको लगता है मेरे लायक काम तो मुझे बताते हैं, और एक छोटे भाई की तरह जब मुझे मिलते हैं तो गले से लगा लेते। तो वाह। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है हाँ ये बात तो है, मतलब मैंने लेटेंट कभी नहीं देखा था, बट समय रैना की मैं डे वन से फैन हूँ। हाँ। जब से मैंने उनको देखा हुआ है। एंड मेरे भाई ने मुझे बताया था कि तू ये शो मत देखना, तेरे लायक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, बट समय रैना की कुछ कुछ रील्स मेरे फीड में आई हुई थी, हाँ हाँ और इंस्टाग्राम पे आई हुई थी। तो यूट्यूब पे तो ठीक है अनसेंसर्ड जो भी ये चलता है, हाँ, हाँ। पर इंस्टाग्राम पे अच्छी वाली रील्स, आई फेल्ट सो कनेक्टेड। मुझे लगा कि ठीक है ये बंदा शो कर रहा है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई रियली रियली लाइक हिम, रियली। सही में। मतलब वो जिस तरह का उनका बॉन्ड है अपने दोस्तों के साथ में, बहुत बहुत पेरेंट्स अच्छा। के साथ में, ही इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता ये पॉसिबल होगा कि नहीं, हाँ, हाँ। पर मैं डेयरिंग वाले काम बहुत करती हूँ, हम्म। आप भी मुझे लगता है वैसे हो। तो एक डेयर वाला काम अगर मैं दूं, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ना करो। हाँ, अगर मेरे बस में बस होगा में तो होगा मैं तो हाँ। हाँ। एक डेयर आपके लिए ये है कि अगर आप अभी समय रैना को कॉल करके ये बोल सको कि मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। अभी तो शोज में बिजी है, उनका टूर चालू है। अच्छा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कॉल करके, देखते हैं, अगर उन्होंने उठा लिया तो अच्छा है। स्पीकर पर डाल देना। हाँ, यहाँ से कैमरा नहीं है। हेल्प की बोलूँ या ऐसा बोलूँ जो मैं पॉडकास्ट में ऐसा कुछ बोलूँ, या हेल्प हेल्प की बोलूं? डायरेक्ट हेल्प का बोलो, दैट्स द डेयर। और अगर उन्होंने पूछा क्या हेल्प, तो क्या हेल्प, तो थोड़े, ये भी बात है। हाँ हेल्प वो पूछेंगे क्या हेल्प, हेल्प का क्या हेल्प, तो हाँ, तो फिर उनको यही बोल देना, अरे भाई सॉरी पॉडकास्ट में एक डेयर मिला था, कुछ ट्राई हेल्प नहीं करते हैं। चाहिए, मुझे तो कुछ हेल्प थोड़ा नहीं चांसेस चाहिए। कम लग रहा है, अभी वो बिजी चल रहे हैं। ऋषि इधर आ जाओ उनके पीछे, यहाँ से आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे हम सब कट फुट कर देते हैं, हमारी एडिटिंग टीम बहुत एडवांस है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. चलो कोई बात अभी वो नहीं, बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, बट उन्होंने काटा, मतलब वो है ठीक है। अगर आता है तो हम उस डेयर को कंटिन्यू चलेगा, करेंगे। चलेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो समय रैना की कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाहर के लोग, आपने बताया अच्छी वाली तो है, हाँ, पर कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आपको सच में टच करी हो, अपार्ट फ्रॉम ही सपोर्टिंग यू। मतलब उनकी अच्छी क्वालिटी में बताऊँ ना, तो मुझे लगा ना, जो उन्हें जो पसंद आ जाते हैं ना, तो वो हमेशा उनकी नज़र में रहते हैं। मैंने देखा, मतलब देखिए अब उनसे बहुत सारे लोग अब तक मिल चुके हैं, लेकिन उनकी नज़र में जो बैठ गए और जो उन्हें भा गए, तो उन्हें कभी नहीं भूलते। तो ये मुझे अच्छा लगा, जो यार इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो जिसे पसंद एक बार कर ले यार, जिससे उसका थोड़ा भी रिश्ता बन जाए, वो किसे उसे भूलता नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी उनकी अच्छी लगी मुझे। अच्छा, केशव झा की क्वालिटीज क्या है? मेरी क्वालिटीज़, खुद के अपने मुंह मियाँ मिठू तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी क्वालिटीज़ में क्या ही बताऊँ। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। खुद के ऊपर कभी कोई शायरी नहीं लिखी? नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता जो कोई लड़का अपने लिए कभी शायरी लिखता होगा। ऐसा? हाँ, लड़कों का मतलब जीवन मुझे लगता है जो अपनी दूसरों प्रेमिका के के लिए ऊपर ही और समाज के ऊपर ही लिखने में चला जाता है। कोई अपनी तारीफ पे, हम इतने सिंपल होते हैं जो आईने के सामने मुंह धो के तैयार हो जाते हैं, बस मुंह धो लो, बाल बना लो, बस। वो तो है। तो मैंने कभी लिखा नहीं अपने ऊपर। बताओ अपनी कोई क्वालिटीज। मेरी क्वालिटी शायद ये बोल सकते हैं, जो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ लेकिन सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं है। मतलब कम हो लेकिन सच्चे हो, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे ये थोड़ा है, अगर आप है तो ये क्वालिटीज़ बोल सकते हैं। ये तो है। ये अच्छा, क्वालिटीज तो आपने बताई, बट ये थोड़ा कंडीशनिंग की तरफ जा रहा है
कि जैसे लड़कों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको करना है, बड़े होके बेटा तुम ही हमारा सहारा बनोगे, बड़े होके तुमको किसी और का सहारा बनना है ना। तो कभी ये नहीं बोलते ना बचपन से कि कोई बात नहीं, बड़े होके बीवी आएगी वो तुमको संभाल लेगी। हाँ, यही तो ना अपने समाज का यही है। मतलब बहुत, मतलब अभी भी इतने सारे घरों में ऐसा है जो चाहते हैं कि लड़का ही हो, इसलिए लड़का हो कि लड़का कुछ कर देगा, इसलिए नहीं, लड़का हो वो परिवार को संभाले, हम सबको संभाले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता जो आजकल लड़कियां भी संभाल सकती है। अगर आप उन्हें अच्छे से शिक्षा दे, उन्हें अच्छे से, जितना आप लड़कों को प्यार दे रहे हो उतना लड़की को प्यार दे, तो वो भी आपको संभाल सकती है। हाँ, वो ससुराल चली जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, वो आपके पास रह के भी संभाल सकती है वो आपको। तो ये लोगों का धीरे धीरे अभी माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये समाज में अटका हुआ है। धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा ये भी, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा मुझे लग रहा है। और जो आजकल के लोग लड़कियों के बारे में बोलते हैं, जैसे आपने तो अपना अच्छा एक विचार आगे रखा समाज के बारे में कि ये गलत है जो लड़कों को बताया जाता है, पर जो लड़कियां अगर इस बारे में आवाज़ उठाती हैं तो उन लड़कियों को डायरेक्ट फेमिनिस्ट बोल के लोग अब्यूज़ करते हैं कि ये लड़की तो फेमिनिस्ट है क्योंकि ये इस तरह की बात करती है कि लड़के भी इक्वली सपोर्ट करने चाहिए, चाहे वो शादी में हो या आप जो अपनी फ्यूचर वाइफ देखते हो, तो आप किस तरह की लड़की अपने लिए सोचते हो? मॉडर्न ख्यालात की हो या फिर ओल्ड ट्रेडिशनल जी? देखिए, अभी जो हम टाइम में जी रहे हैं, अभी आजकल सब मॉडर्न ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरा जो ख्याल है मतलब वो सिंपल है, सादा है। मतलब मुझे ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया पसंद है नहीं, तो मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे अपना काम, मतलब जो स्वाद ना मुझे लगता है ना जो देसी टच में है, वो सब ये सब में, पिज़्ज़ा पास्ता ये सब में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, अगर उसको मॉडर्न रहना है तो रह सकते, लेकिन अपना कल्चर भी ना भूले, अपनी जो सभ्यता है वो भी ना भूले। दोनों को लेके अगर चलेंगे तो लाइफ कितनी खूबसूरत होगी। जहाँ पे जिसका काम है वहाँ पे उसको रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और आपका बचपन कैसा रहा था? मतलब कोई स्ट्रगल्स थे बचपन में? देखिए, स्ट्रगल्स तो मतलब मेरे हिसाब से सबके लाइफ में रहते हैं। तो बचपन तो मेरा मतलब प्रॉपर मुंबई के चौल जो होती है उसमें निकला है। मतलब कितना बड़ा घर बोल सकते हैं, ये जितना बड़ा अपना स्टूडियो है, इतना बड़ा घर और वो ये पतरे का घर होता है, देखिए, हाँ वैसा घर रहता था। चौल सब में वैसे ही घर होते हैं। गर्मी के टाइम वो पूरा गरम गरम लगता है वो घर। और मुझे अभी भी याद है वो घर में शटर था, हम लोग के शटर जैसा घर था, तो वैसा घर था। और मतलब वो ऐसे बचपन में निकले हैं। बारिश के टाइम छत टपकता था, तो मतलब बेड पे सोते थे, तो जहाँ पे पाँव रहता था वहाँ पे कुछ बाल्टी रख दिया या फिर टोप रख दिया, छत टपक रहा है। लेकिन सच बोलूँ, हाँ, और 40-50 घर में 2 बाथरूम था बस। सुबह सुबह स्कूल जाने का टाइम होता था, अभी 5-6 लोग नंबर में लगे हैं, उनका नंबर खत्म होगा तब आपका नंबर आएगा आप जाने जॉइंट का। फैमिली में रहते थे? अभी भी मैं जॉइंट फैमिली में ही रहता अच्छा। हूँ, बचपन से हम लोग साथ में ही रहते हैं सब परिवार। तो 5-6 लोग का नंबर जाएगा तब आपका नंबर आएगा। तो सोचिए हर चीज में स्ट्रगल था, लेकिन मेरे हिसाब से ना असली मजा उसमें ही था, क्योंकि सब जुड़े हुए थे। आप किसके भी घर पे जाके बैठ सकते हो, किसके घर पे भी जाके खा सकते हो। किसी में पैसों का घमंड नहीं, किसी में मैं महान हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है, कुछ नहीं। सब एक जैसे थे क्योंकि सब एक जगह पे रहते थे, तो ये ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बाकी तो यही है, सबको लाइफ में विकास चाहिए, सबको अच्छा करना है, तो धीरे धीरे सब होता है। अभी सब रिश्तेदार क्या बोलते हैं आपके बारे में? देखिए, मुझे लगता है ना सब बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे घर पे जाके डांट पड़ेगा, लेकिन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन उसका रिश्तेदार ही होता है। क्योंकि आप जब अच्छा करेंगे ना, आप जब तक उनके लेवल पे हैं, जब तक आप उनके इतने हैं, तब कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी उनसे ऊपर चले गए तो कुछ ना कुछ वो गलत ही बोलेंगे, यार ये कुछ ऐसा काम करता है या कुछ वैसा काम करता है, तो उन लोग आपसे नफरत ही करेंगे। तो सबसे बढ़िया आपके परिवार होते हैं, परिवार के साथ रहिए, परिवार का प्यार पाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे निस्वार्थ भाव का प्रेम परिवार का ही होता है, बाकी किसी का नहीं होता। माँ बाप। माँ बाप,
बस माँ-बाप, भाई-बहन। भाई-बहन भी एक समय के बाद बदल जाते हैं, लेकिन वो भी हालात बदल देता है उनको, लेकिन परिवार सबसे बेस्ट चीज़ है। माँ-बाप के ऊपर कुछ कविता लिखी है? हम मम्मी के ऊपर भी लिखा है, पापा के ऊपर भी लिखा है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो माँ के ऊपर हाँ, 2 लाइन बोल देता हूँ मैं कि ममता से परिपूर्ण आँखों में जिसके प्यार समाया, माँ तूने मेरा कल, तूने मेरा आज बनाया। समझा तूने मेरी उन बातों को जिसे कोई और समझ ना पाया। हाँ माँ, तूने मेरा कल, तूने मेरा आज बनाया। तेरी थपकी नींद दिलाती है, तेरी लोरी मुझे सुलाती है, इस मतलब भरी दुनिया में माँ जिसने निस्वार्थ प्रेम जताया। हाँ ममता मई, तूने मेरा कल, तूने मेरा आज बनाया। सो ब्यूटीफुल। ये आप खुद लिखते हो? हाँ, मैं खुद लिखता हूँ। ये मुझे भी खुद को भी विश्वास नहीं होता जो ये इतना ऐसा मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद पता चलता है जो यार अच्छा लिखा है तूने। सही में। एंड इस करियर से मतलब अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो आपको लगता है कि ये करियर में पैसा बनता है? पैसा देखिए बनता है, अगर हर करियर का ऐसा है, जब तक आपका थोड़ा नाम ना हो जाए या फिर आप उस ओहदे पे ना पहुंच जाओ, तब तक पैसा उतना नहीं मिल पाता है। अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और मैंने बचपन से ही सोच के रखा है जो मुझे आर्ट फील्ड में ही रहना है। मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझसे जॉब नहीं हो पाएगा ये 7-8 कभी नहीं घंटे। किया जॉब? नहीं, कभी जॉब नहीं किया, और मेरे परिवार भगवान के दया से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे कभी बोले भी नहीं। मेहनत उन्होंने ज़्यादा किया, लेकिन मुझे इतना ही बोला गया तुझे जो करना है, तुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है तू कर, हम लोग तेरे साथ हैं। तो मुझे कभी जॉब करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और अभी भी नहीं पड़ रहा है, और भगवान करे कभी ना पड़े। मैं अपने आर्ट में खुश हूँ, क्योंकि मेरे पापा को भी बचपन से ही उन्हें एक्टिंग पसंद था, और वो भी गाना वाना गाते हैं, लेकिन कभी उन्हें मंच मिल नहीं पाया। तो उन्होंने देखा जो मेरा बेटा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने अपना सपना मेरे में देखा। यही होता है, माँ बाप का सपना बच्चे जब पूरा करते हैं तो माँ बाप अपना सपना बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं और जी हाँ। रहे होते हैं उस सपने को। सही बात है। तो आपके पापा को सबसे ज्यादा घर में प्राउड कौन फील करता है आपके ऊपर? देखिए दोनों जन इक्वली करते हैं, क्योंकि दोनों जन का प्यार इक्वली होता है, लेकिन जो पापा का प्यार ना अपने लड़के के लिए होता है ना, लड़कियों के लिए पापा का प्यार अलग होता है। लड़कियों के लिए पापा उनके पुकी होते हैं। लेकिन हम लड़कों के लिए पापा का प्यार होता है, जितना लड़कियों के लिए उतना ही है, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है। पापा अपने बेटे को प्यार कभी नहीं दिखाएंगे, इतना ज़्यादा लेकिन वो प्यार करते हैं ना, वो आपको कभी बताएंगे नहीं। ये बात मुझे पता है, और मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा लड़का होगा जो बचपन के बाद कभी भी उसने पापा को हग नहीं किया होगा। ये समाज का सच है, वो करना चाहता है, लेकिन वही बंदिश जो है समाज का ना, वो बचपन से ही सिखाती है जो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन हम सब चाहते हैं, और जब ऐसा होगा, जब एक बाप अपने बेटे को गले लगाएगा, तब दोनों की आंखों से आंसू जरूर निकलेगा। तो यही प्यार है बाप का एक अपने बेटे के लिए। अभी बीच में जो समय रैना ने एक ये नहीं निकाला था ट्रेंड, हाँ। जब उन्होंने कहा अनाउंस था। किया था, हाँ, उन्होंने हाँ, कहा हाँ, था हाँ, हाँ। कि एक बार अपने बाप को गले लगाओ गले आप। लगाओ, हाँ। तो उसमें इतने सारे लोगों ने वो चीज़ अटेम्प्ट करी, ट्राई करी। मैं वो सारी रील्स में देख रही थी, कितना टफ है ये कितना लड़कों के सोचिए, हम लिए। कितना टफ है हमारे लिए। हम चाहते हैं लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाता है। उसमें भी उन्होंने जो सबको बोला, तो कितने लोगों ने किया, और करने के बाद देखिए रिएक्शन कैसा हो गया। ऐसा लगा जो एक बड़ा सा चट्टान पिघल के मोम बन गया है, ऐसा हो गया पूरा। यही सब बात है। आपके पापा के साथ में ऐसे कोई मोमेंट्स जो आपको याद आते हो कि ये बहुत ही टफ था, लेकिन उन्होंने आपको बहुत अच्छे से सहारा दिया उसमें, या आपने उनका सहारा बने? ऐसा टफ वाला नहीं, लेकिन ऐसा एक प्राउड का मोमेंट ना, मुझे लेटेंट से भी बड़ा एक प्राउड का मोमेंट लगा। क्या होता है, हम जिस गांव से आते हैं, जहाँ पे हमारा रूट होता है, अपने परिवार चाहते हैं ना जो वहाँ पे अपने जो पापा है मम्मी, उनसे ज़्यादा उनके बच्चे को पहचाने, उन्हें रिस्पेक्ट दे। तो ऐसा ही कुछ एक फंक्शन था, दुर्गा पूजा का टाइम था, तो एक फंक्शन था, तो वहाँ पे मैंने गाना गाया था भगवान का, अच्छा गाया था। तो सब गांव वाले थे, उन्होंने तारीफ किया। तो
तो उस टाइम पापा को बहुत प्राउड हुआ, और उस टाइम पहली बार पापा ने मेरे कंधे को ऐसा थपथपाया और ऐसा मुझे कंधे पे हाथ रख के बोले चलो घर पे चलते। तो वो मोमेंट जो मुझे लगा ना, वो लेटेंट से भी ज़्यादा मोमेंट मुझे अच्छा लगा। जो यार लगा जो हाँ मतलब बहुत मतलब गूज बम्स आ गए, दिल एकदम भारी हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे वो मोमेंट। तो ये मोमेंट था। पर आपको लगता है कि जो हमारा समाज है या हमारी फैमिली है या हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब हमारे सक्सेसफुल होने के बाद ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं हमें? ऐसा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। कह इसलिए सकते हैं क्योंकि एक सफल पुरुष हो या एक सफल इंसान हो, उसे सब प्यार करते हैं। एक असफल इंसान को कोई प्यार नहीं करता है। अगर आप घर में पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, तो एक समय के बाद ना सब आपसे चिढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं आप खुशियाँ बांट रहे हैं, सारी चीज़ें ला रहे हैं, तो आपसे लोग प्यार करेंगे। लेकिन ये है जो यार माँ बाप ना, आप कितना भी उसका औलाद कैसा भी हो, आप कभी भी देखिए उसके परिवार, उसका बच्चा कैसा भी दिखता हो, उसके हाथ हो पाँव हो, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा ही बोलेगा, मेरा लल्ला, मेरा बाबू, यही बोलेगा। तो उनके लिए ये इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन परिवार और समाज के लिए आपको सफल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग, जैसे आप अभी, आपकी क्या उम्र है? 20? मेरी 20-21 साल। 20-21 हाँ, साल। अब 20-21 साल मतलब आपने 2-2.5 साल पहले से शुरू कर दिया था ये सब हाँ, शायरी हाँ, लिखना हाँ, और कुछ करना। हाँ। और जो लोग अपने इस उम्र में हैं, 18-19 साल की उम्र में, जिनको हिम्मत नहीं मिलती है, जो अभी भी इसी चीज़ में है कि हम कुछ करेंगे, अपने आर्ट के ऊपर फोकस या पैशन के ऊपर फोकस, तो मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, ठीक है आपकी फैमिली सपोर्टिव निकली। बट जिन बच्चों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उनको आप क्या सलाह दोगे आज की यूथ को? देखिए, अभी जिसके अंदर आर्ट है ना, वो चाहे कुछ भी दूसरा काम कर ले, लेकिन उसके अंदर का आर्टिस्ट कभी नहीं मरेगा। तो अगर जिसका सिचुएशन बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में ना, जब आपके परिवार में कमाने वाला एक ही हो और आपका उम्र हो गया है और आपके परिवार को आपसे आशा हो गई है जो ये कुछ 2 पैसा कमा के दे, तो उस टाइम पे अगर आपको कितना भी समय मिल रहा है, तो आप जहाँ से आपका पैसे का सोर्स है वो काम करिए। वो आपको क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्ज होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, जो अकेला कमाने वाला इंसान वो पूरा नहीं कर सकता है। तो आप काम करिए, लेकिन अपने आर्ट को भी ना 1-2 घंटा रोज़ दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक काम को अगर करते रहेंगे, समय देंगे, तो आपको रिटर्न में अच्छा ही देगा। धीरे धीरे देगा, लेकिन आपको रिटर्न में मिलेगा ही। तो ऐसा वो जुनून को मरने नहीं देना है, हाँ, चाहे कुछ हो जाए। मरने नहीं, क्योंकि ना ईश्वर भी उसी को तोड़ता है ना जिसे उसे बनाना होता है। तो अगर भगवान आपको तोड़ रहे हैं ना, तो और आप टूटिए, बिखरिए मत, टूटिए और एक ही जगह पे रहिए और धीरे धीरे काम करते रहिए। समय लगेगा, लेकिन आपको सब मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जो आपने लेटेंट में आपका जो डायलॉग था, ए मूर्ख छवि सुधार, छवि सुधार। अपनी छवि सुधार, तो ये जो बुक आपने लिखी है, हाँ, किताब, ये आपने लेटेंट के बाद लिखी थी कि पहले ही लिखी थी? लेटेंट के बाद ही, मतलब अभी सब जो होते हैं राइटर्स, वो सब अपना मटेरियल लिखते रहते हैं। तो ये बुक में भी हिंदी कविताएं हैं और इसका टाइटल भी ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। तो इसका नाम भी मैंने इसलिए रखा, पहला कारण ये था जो लोगों को ये डायलॉग दिमाग में बैठ गया, और दूसरा रीज़न ये भी था कि इसमें जितनी कविताएं हैं ना, अभी समाज में लोग अलग अलग तरीके से मूर्ख बने हुए हैं। कोई प्यार में मूर्ख बना हुआ है, कोई रिश्तेदारी में मूर्ख बना हुआ है, कोई स्ट्रगल में मूर्ख बना हुआ है। मतलब सब चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे। तो इसमें वो सारी कविताएं हैं जो आपको सब चीज़ दिखाएगी, दर्शाएगी। तो ये लेटेंट के बाद में आपने लेटेंट के लिखी। बाद मैंने लिखा और है। ये जो आया आपकी जुबान पर, हम्म। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे।
ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, ये तुरंत आपने निकाला था उस टाइम पे कि आपने प्रिपेयर किया था? हाँ तुरंत, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड शो था नहीं, एकदम रॉ शो था, जिसके दिमाग में जो आ रहा है, अच्छा। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। 4 घंटे में एक एपिसोड शूट होता था वो, और क्लिप उसका आता था 50 मिनट 1 घंटे का, अच्छा। उतना वो कटता था। ओके। तो कितनी सारी बातें होती होंगी आप सोचिए 4 घंटे में। तो अचानक उन्होंने बैटल के लिए मुझे बुला दिया, और मेरे सामने जो था उसने बोला कुछ कुछ मुझे, उसने मुझे रैपो लोग डिस करते हैं तो उसने वो किया मुझे। तो अब मेरे दिमाग में पहला लाइन यही आया, तो मैंने उसे बोल दिया है मूर्ख अपनी छवि सुधार। तो ये सुनते ही लोगों का रिएक्शन बहुत मतलब अलग ही उन्होंने, तो उन्हें लगा जो क्या सुन लिए हम लोग, बहुत अच्छा लगा उन्हें तो। लोग उतना हिंदी के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस शो में। हाँ। जब आपने वो कविता स्टार्ट करी तो सब लोगों का यही होगा कि बाकी लोग जो कर रहे हैं ये बंदा भी वही करने आएगा स्टेज पर। सही बात है। पर जब आपने वो एकदम प्योर हिंदी बोली तो अब वो शो का जो पैटर्न था वो है फनी, कि लोगों को, जजेस जो वहां पे बैठे हैं उस कुर्सी पे, उनको करना ही है, मतलब मजाक उड़ाना है या जो भी उनका पैटर्न है। पर उन्होंने, सबने आपकी एक लेवल तक रिस्पेक्ट करी थी। हाँ। पर कुछ आपको ऐसा दुख सा महसूस हुआ किसी भी चीज से वहां पे जो भी हुई? लेकिन दुख सा नहीं बोल सकते, मुझे कुछ अलग लग रहा था। अलग क्यों लग रहा था? क्योंकि अब वो शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था जो हंसी मजाक है, फुल एंजॉय करना है, और मेरा जो सेगमेंट था वो अलग था टोटल। क्योंकि एक जो कवि होता है उसकी ऑडियंस शांति से सुनती है, जब पसंद आता है तो वाह वाह करती है या ताली बजा देती है, तो ऐसा था। तो मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, जो यार ये लोग क्यों ऐसा चिल्ला रहे हैं, ऐसा बार बार एक ही बात बोल। लेकिन वो कॉन्सेप्ट था, मतलब बढ़िया था, जो भी था अच्छा था। और वही बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे उस टाइम लगा जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। पर जब आपने ये कविता तैयार करी थी, जैसे आपने बोला कि ये शो अनस्क्रिप्टेड रहता है, ठीक है, तो आपने जो कविता वहां पर बोली थी, आपने पहले किसी को नहीं बताई थी कि मैं वहां जाके कविता बोलने वाला हूँ, मैं ये शो का पैटर्न नहीं फॉलो करने वाला हूँ? नहीं, तो क्या हुआ था, जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने पूछा जो आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। तो वो पहले पूछते हैं जो क्या परफॉर्म करने वाले, आप किस टाइप के आर्टिस्ट हो। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने बताया जो मैं हिंदी कविताएं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था जो आप कुछ फनी कर सकते होगा, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, हंसी मजाक है, सब लोग यहाँ पे लाफ्टर के लिए आते हैं, सब चिल कर। तो मैं बोला नहीं यार, मैं उस तर्ज में लिखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्यार मोहब्बत और हिंदी कविताएं मेरी होती है, समाज ये सब पे होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो तैयार करके आओ करो। तो फिर मैंने वही किया और बढ़िया लगा सबको। बैटल तो एकदम अनएक्सपेक्टेड वो भी हाँ, वो तो अचानक हुआ। मैं परफॉर्म करके मैं बैक स्टेज गया, मुझे अचानक बुला लिया गया, जो आपको बुला रहे हैं बैटल के लिए। अब एक कोई पोएट इंसान कभी बैटल करता नहीं है, पोएट के इसमें बैटल होता नहीं है, वो सब डांसर लोग का खेल है, सिंगर लोग का खेल। तो बैटल के लिए मैं बोला यार बैटल, मैं अभी तैयार तो होना ही है, आपको अभी बुलाया गया है तो तैयार हो गया, फिर कर दिए बैटल। तो मुझे पसंद आ गया। वो बहुत अच्छा था सच में। मतलब हंसने वाले लोग हंसे, लेकिन मेरे दिल को वो बहुत छुआ था, टच सच में। एंड मैं सच में आपकी फैन बनी उसके बाद। धन्यवाद। कोई बोलने की सेकंड थॉट ही नहीं है कि आप मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट रिलेटेड। मैं और किसी को जानती भी नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूं। तो वन एंड ओनली एपिसोड एंड इट बिकेम माय फेवरेट। अभी आपको जो स्टेज वहाँ का था और अभी जो आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, तो अंतर दिखता होगा। तो आप वो स्टेज को मिस तो नहीं करते हो, लेटेंट वाले को? लेटेंट को यार मिस तो करूँगा, क्योंकि उससे ही मतलब लोगों ने पहचाना है। लेटेंट का भी सीजन 2 भी शूट हो रहा है कुछ टाइम बाद। उसमें मतलब देखते हैं, अभी सस्पेंस कर सकते हैं। फिर तो ये प्रमोशन हो जाएगा उसका। तो बढ़िया है, तो मिस तो करेंगे ही, क्योंकि जो स्टेज ने आपको बनाया है आप हमेशा उसे मिस करते ही हो। तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं कि केशव झा सीजन 2 में भी दिखें तो कमेंट करके जरूर बताइए। जरूर। एंड आई एम श्योर सब लोग हाँ बोलेंगे। तो ये अगर किसी को लाइव देखना है ये शो, तो क्या प्रोसेस है? ये शो लाइव देखना है तो उसका टिकट आता है, आपको टिकट खरीद के जाना पड़ेगा। तो उसका क्या हुआ था, जो टिकट जब ये आया था तभी
उन्होंने स्टोरी पे लगाया था समय भाई ने, तो टिकट तुरंत सेल हो गया है इसका। हम्म तो इसका टिकट भी बहुत फास्ट बिकता है। तो अभी अगली बार जब वो अपने सोशल मीडिया पे डाले तो आप वहाँ से टिकट खरीद सकते हैं और शो देख सकते हैं लाइव। हम्म ठीक है। आपने कभी अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए कोई कविता लिखी है? फ्यूचर वाइफ के सोच के तो नहीं, लेकिन मैंने प्यार पे तो बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो अगर उसमें से कोई संबोधित कर सकता हूँ मैं अगर। आप कोई अगर एक कविता संबोधित हाँ, करना अगर चाहें जब भी वाइफ होगी तभी ये भी होगा कि आप काम में ज़्यादा आपको बिजी रहना पड़ेगा क्योंकि परिवार आएगा आपका। तो उस मुद्दे पे ये कविता जचेगी कि यूँ दिन भर थक हार के दफ्तर से घर लौटूं तो कोई हाथ धरे, एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे। मैं भी उसको कुछ बतलाऊं, वो भी मुझको कुछ बतलाए, मैं ना उससे आँख चुराऊं, वो ना मुझसे आँख चुराए, लट जो उसके मुख पर आए, हाथों से उसको सुलझाऊं। वो जो थामे हाथ मेरा, फिर ना मैं उससे हाथ छुड़ाऊं। अच्छा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? ऐसा कोई कहे मुझसे और फिर बातों की शुरुआत करे। एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे, और मुझसे कुछ बात करे। ब्यूटीफुल। सो मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट है, ठीक है, जो मैंने आपको भेजा नहीं था पहले से बिकॉज मैं चाहती थी कि वो अनप्रिपेयर्ड हो ऑन हाँ, हाँ। स्पॉट। मैं आपको कुछ लाइन दूंगी और आप उसके आगे अपने शायराना अंदाज में बस उसको कंप्लीट कर देना। अच्छा ट्राई करते ठीक है, हैं, मैं ट्राई करूंगा ज़रूर। ठीक है? मेरा फोन और ऋषि नीचे एक गेस्ट आए हैं, उनको लेके आना प्लीज। तो चलिए अब आपका फेवरेट सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। आई नो जो भी ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग बहुत मतलब हमारे लिए तो ये एक ट्रीट है कि हमें आपको लाइव सुनने मिल रहा है। ऑलरेडी आपने बहुत प्यारी कविताएं यहाँ पे सुनाई हैं हमें। तो अब जो राउंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है, मैं वैसे रैपिड फायर राउंड करती हूँ अपने गेस्ट के साथ में, पर मुझे आपके साथ में वो रैपिड फायर नहीं करना था कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी वाला। सो मैं डिफरेंट राउंड रखूँगी क्योंकि आप एक शायर हैं, आप एक पोएट हैं। सो मैं आपको एक लाइन दूंगी और उस लाइन को आपको कंप्लीट करना है आपके शायराना अंदाज में। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। कल तक जो भीड़ में गुम था, वो आज मेरे आसपास कहीं पे छुपा हुआ है। मर्द रोता नहीं है, वो आंसू छुपाए रखता है। एक समय रैना के ऊपर एक लड़का जम्मू से निकला, और आज देश विदेश में अपना नाम कर रहा है। एक आपकी फ्यूचर वाइफ के लिए मेरी होने वाली पत्नी के नाम। ये लाइन हाँ। मेरी होने वाली पत्नी के नाम, मेरा पूरा जीवन समर्पण है। एक रिजेक्शन के ऊपर जिसने मुझे कल मना किया था, वो आज मेरे पास आना चाहता है। औरत को समझने की कोशिश तो सबने की, पर उन्हें अपनाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच केशव। सच में मुझे आपके साथ आज बात करके बहुत ही मज़ा आया और आई होप आपको भी मज़ा आया बहुत होगा। बहुत ज़्यादा। छोटा सा कॉन्वर्सेशन था पर डीप था। हमने आपके चाइल्डहुड के बारे में भी बात किया, आपके लेटेंट शो के बारे में बात किया, आपके फ्यूचर वाइफ के बारे में भी बात कर लिया। तो जब वो ये पॉडकास्ट सुनेंगी, आपकी शायरी सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो ज़रूर उसको भी भेजिए। और हमारे ऑडियंस की भी, जिनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर वो लोग आपकी ये शायरी ज़रूर उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। एक आखिरी लाइन जो आप हमारे ऑडियंस को और आपके फैंस जो आपको इतना प्यार करते हैं उनको बोलना चाहें तो। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आप जीवन में जो करना चाहते हैं बस करते रहिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच। ओके।